नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 जनवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। महिलाओं को 2100 रुपए व बुजुर्गों के पेंशन में बढ़ोतरी इस नए साल से हरियाणा वासियों को मिलने जा रही हैं ये बड़ी सौगातें, बताएंगे पूरी अपडेट। सफाई वाला, क्लार्क, ड्राइवर और अन्य पदों पर मांगे आवेदन, 8वीं पास कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। इन जमींदारों को नहीं मिलने वाली है पीएम किसान योजना की अगली किस्त, जानिए पीएम किसान सम्मान योजना नई अपडेट। हरियाणा में पटवारियों का ट्रेनिंग टाइम 6 महीने घटाया। सीएम सैनी बोले जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग उसी दिन से सेवाकाल शुरू माना जाएगा। हरियाणा बोर्ड ने अस्थायी स्कूलों से मांगे आवेदन, 9 से 15 जनवरी तक 8,000 रुपए फीस, इसके बाद 5,000 रुपए लगेगा जुर्माना। हरियाणा में 28 फरवरी तक लागू होंगे नए 3 कानून, पुलिस की बढ़ेगी सख्तियां, न्याय मिलने में आएगी तेजी। अनशन पर बैठे डल्लेवाल अचानक बेहोश हुए, पल्स रेट बीपी गिरा, डॉक्टरों ने हाथ पैर मसले, पानी पिलाया, 1 घंटे बाद आया होश। हरियाणा कांग्रेस में फिर घमासान, अब इस नेता पर फोड़ा विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा। हरियाणा में मोटे पुलिसकर्मियों की पहचान होगी, फिटनेस प्रोग्राम चलेगा, योगा से लेकर दौड़ लगानी पड़ेगी। डीजीपी ने कर्मचारियों की पहचान के लिए दिया आदेश। दिल्ली विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को होगी वोटिंग, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 23,000 बूथ बनाए गए। माइक्रोसॉफ्ट भारत में क्लाउड एआई बिजनेस में 25,722 करोड़ रुपए निवेश करेगी, कंपनी के सीईओ सत्य नडेला ने किया ऐलान। और चीन के तिब्बत प्रांत में भूकंप से 126 की मौत, 188 घायल, रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। नेपाल, भूटान समेत सिक्किम और उत्तराखंड में भी असर दिखाई दिया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 2 दिन बरसात होने के बाद अब फिर से धुंध का दौर शुरू हो चुका है। अंबाला, करनाल, कैथल, यमुनानगर में धुंध छाई रही। अंबाला में सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही। तो वहीं चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अभी ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। आने वाले दिनों में धुंध रहेगी। सभी 22 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इनमें 7 जिलों यानी करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत और झज्जर में हालात ज्यादा खराब रहने के आसार बताए गए हैं। वहीं पहाड़ी हवाओं और धुंध के कारण आने वाले दिनों में भी तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है। 10 जनवरी के करीब मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से बारिश के आसार बन सकते हैं। दिन के तापमान के हिसाब से नारनौल और रोहतक सबसे ठंडे रहे। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन हिसार ने सफाई वाला, क्लर्क, ड्राइवर और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। फिलहाल ये भर्ती संविदा आधार पर 12 महीनों के लिए होने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेजे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2025 रहेगी। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 13 से 20 फरवरी 2025 रहेगा। इंटरव्यू का स्थान स्टेशन मुख्यालय ECHS हिसार रहेगा। लैब सहायक, नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार, फीमेल अटेंडेंट, सफाई वाला, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, लैब तकनीशियन और फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। साल 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए 3 किस्तों के माध्यम से उनके खाते में भेजती है। हर किस्त में 2,000 रुपए डायरेक्ट किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को 18 किस्तें अब तक दी जा चुकी है। अब जल्द ही किसानों को 19वीं किस्त भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन कुछ एक किसानों ने गलतियां कर रखी है, जिस कारण से उन्हें अगली किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए सभी पात्र किसानों को यह 3 काम जल्दी से करवा लेने चाहिए। अगर कोई किसान इन्हें नहीं करवाता है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन किसानों ने अभी तक E-KYC नहीं करवाई है तो तुरंत उन्हें करवा लेना चाहिए। ये काम सरकार ने इस बारे में पहले भी जानकारी दे रखी थी, लेकिन अभी भी काफी ऐसे किसान हैं जिन्होंने E-KYC नहीं करवाई है। इसलिए इन किसानों का पैसा जरूर अटकेगा। यदि किसानों ने आवेदन करते समय अपने आवेदन में कोई गलती कर दी है तो इस परिस्थिति में भी उस किसान का पैसा अटक सकता है। इसलिए आवेदक किसान अपनी जानकारी को तुरंत सही से अपडेट करवा ले। इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को अपने बैंक खाते को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम यानी कि DBT को ऑन करवाना काफी जरूरी है, क्योंकि सरकार इसी माध्यम से उनके खाते में ये सब पैसे भेजती है।
हरियाणा में मोटे और ज्यादा वजन वाले पुलिसकर्मियों की पहचान की जाएगी। इसके लिए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजीपी ऑफिस ने कहा है कि मोटे पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद 40 दिन का फिटनेस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मोटे पुलिसकर्मियों को रोजाना सुबह एक दिनचर्या का पालन करना होगा। इसमें योग, जिम और दौड़ शामिल होगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोटे पुलिसकर्मियों को अक्सर अपराधियों का पीछा करना मुश्किल लगता है। 2 साल पहले राज्य स्तर पर मोटे पुलिसकर्मियों की पहचान करने की पहल शुरू की गई थी, लेकिन तब यह आगे नहीं बढ़ पाई। फर्स्ट फेज में गुरुग्राम में इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस प्रोग्राम के तहत अधिक वजन वाले या फिर बढ़े हुए पेट वाले पुलिसकर्मियों को अपनी फिटनेस वापस पाने का मौका मिलेगा। डीसीपी मुख्यालय को ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए 40 दिन का विशेष शारीरिक प्रशिक्षण सत्र शुरू करने के लिए कहा गया है। हरियाणा में पटवारियों की 1.5 साल की जगह सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग होगी। सरकार ने इसे 6 महीने के लिए घटा दिया है। मंगलवार को पंचकुला में नवनियुक्त पटवारियों के स्टेट लेवल कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा कर दी है। सीएम सैनी ने कहा कि अब पटवारियों की ट्रेनिंग का समय भी उनकी नौकरी में जुड़ेगा। जिस दिन से पटवारी की ज्वाइनिंग होगी उसी दिन से उसका कार्यकाल भी शुरू माना जाएगा। पहले ट्रेनिंग पूरी होने के बाद से उनका सेवाकाल शुरू माना जाता था। सीएम सैनी ने कहा कि नौकरी मिलना बच्चों की मेहनत का नतीजा है। उनको काबिलियत के दम पर नौकरियां मिल रही है। सीएम ने कहा कि मैंने युवाओं को नौकरी का जो वादा किया था वह निभाया है। सम्मेलन में सीएम सैनी ने कहा कि सरकार में पटवारी का अहम योगदान होता है। पटवारी को काफी काम करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा के दौरान पटवारी की काफी अहम भूमिका बन जाती है। फसल खराबा होने का सही मुआवजा पटवारी की जिम्मेदारी होती है। अब ड्रोन सिस्टम में सैटेलाइट का जमाना है और ये सब काम अब सही सटीकता से होने लगे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अराजकीय अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की आवेदन फॉर्म जमा कराने की तिथि घोषित कर दी है। बोर्ड में आवेदन पत्र, शुल्क व एनरोलमेंट या फिर पंजीकरण 9 से 15 जनवरी तक जमा कराए जा सकते हैं। भिवानी बोर्ड के सचिव अजय कुमार चोपड़ा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अराजकीय अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय संबंधित आवेदन पत्र का 9 से 18 जनवरी तक 8,000 रूपए रखा गया है। वहीं 16 से 20 जनवरी तक 5,000 रूपए विलम्ब शुल्क लिया जाएगा। स्कूल संचालकों को कहा गया है कि वे ऑनलाइन आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें। वहीं विद्यालय द्वारा एनरोलमेंट या फिर पंजीकरण आवेदन उपरांत यदि किसी परीक्षार्थियों के विवरण में कोई शुद्धि की जानी है तो वह 21 से 23 जनवरी तक नियमानुसार ऑनलाइन द्वारा की जा सकती है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 42 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के सोमवार यानी 6 जनवरी को रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। वे करीब 1 घंटे तक बेहोश रहे। उनकी पल्स रेट 42 और ब्लड प्रेशर यानी बीपी की अपर रेंज 80 और लोअर रेंज 56 तक पहुंच गई। जबकि 60 से ज्यादा उम्र के पुरुष का सामान्य बीपी रेट अपर रेंज 133 और लोअर रेंज 69 के आसपास होता है। वहां मौजूद डॉक्टरों की टीम ने उनके हाथ पैर मसले, जिसके बाद उन्हें होश आया। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें पानी पिलाया। इससे पहले 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर महापंचायत हुई थी। यह 9 मिनट के संबोधन के बाद डल्लेवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें चक्कर आए और उल्टियां होने लगी। उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था, जिसके बाद सेहत विभाग की एक टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उल्टियां होने के बाद डल्लेवाल ने पानी पीना तक छोड़ दिया था। वहीं 6 जनवरी को हुई सुनवाई में पंजाब सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि किसान नेता जगजीत डल्लेवाल कोर्ट की बनाई गई कमेटी से मिलने के लिए राजी हो गए हैं। सिब्बल ने सुनवाई कुछ समय बाद करने की अपील की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार 10 जनवरी के लिए तय कर दी है। नया साल 2025 हरियाणा वासियों के लिए खास होने वाला है। प्रदेश में अंत्योदय परिवारों के उत्थान के प्रयासों की कड़ी में शहरों और गांव में तकरीबन 6 लाख गरीब परिवारों को अब घर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले महीने विधानसभा में बजट पेश होने वाला है, जिसमें गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2100 रूपए की आर्थिक सहायता देने, बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। एक और जहाँ नया साल गरीबों के लिए सिर पर छत, बेहतर शिक्षा और बेरोजगारों के लिए रोजगार की सौगात लेकर आया है, तो वहीं परिवार पहचान पत्र में मौजूद डाटा के अनुसार पात्र परिवारों को अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा। जो परिवार भूमिहीन है उन्हें जमीन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे 35 लाख से ज्यादा परिवारों को मुफ्त यानी फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हर गरीब परिवार को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत स्वरोजगार करने के लिए लोन और कौशल प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह के अवसर पर 51,000 रूपए तक का शगुन दिया जाएगा। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले युवा जो कि सूक्ष्म या फिर लघु उद्योग लगाने के इच्छुक होंगे, उन्हें प्लाटों की कीमत में 20% तक की छूट दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें आईटीआई में प्रवेश लेने पर 2500 रूपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसी साल सरकार का रोजगार देने पर भी फोकस रहेगा। इसके लिए सरकार 1000 हर हित स्टोर खोलने जा रही है। हर साल 5000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस एंड डाटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग तथा विद्युत वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
हरियाणा कांग्रेस में संगठन न होने का मुद्दा एक बार फिर से सुलगने लगा है। अब सीनियर विधायक अशोक अरोड़ा ने पार्टी में लंबे समय तक संगठन के न होने के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। पिछले 10 सालों से पार्टी में संगठन तक नहीं बन पाया है। इस दौरान 2 अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं मौजूदा अध्यक्ष को भी लगभग 3.25 साल हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने हार का ठीकरा प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर ही फोड़ दिया। सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि जल्दी ही पार्टी द्वारा संगठन बना लिया जाएगा। इसके लिए हाईकमान द्वारा सूची जारी की जाएगी। बता दें कि साल 2014 में अशोक तंवर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद उनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खींचतान सामने आती रही। साल 2019 में इसी खींचतान के चलते उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। इसके बाद कुमारी शैलजा को अध्यक्ष का पद सौंपा गया। यहाँ भी पार्टी के अंदरूनी कलह नहीं रुकी। कुमारी शैलजा द्वारा मीटिंग बुलाने पर न तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और न ही विधायक आया। इन सब हालातों के मद्देनजर अप्रैल 2022 में कुमारी शैलजा ने इस्तीफा सौंप दिया। साल 2022 में उदय भानु को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और लगभग 3.25 साल बीत जाने के बाद भी अब संगठन नहीं बन पाया है। कुछ दिनों पहले ही चौधरी उदयभान ने कहा था कि हमने कई बार पार्टी पदाधिकारी की सूची प्रभारी दीपक बाबरिया को दी है, लेकिन उन्होंने इसे हाईकमान को नहीं भेजा है। कुमारी शैलजा के इस्तीफे देने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी उदयभान को अध्यक्ष बनवा दिया, जिससे नाराज होकर कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में वोट नहीं दिया। इस कारण से पार्टी ने उन्हें सभी पदों से हटा दिया। आखिरकार कुलदीप बिश्नोई ने साल 2022 में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। हरियाणा में 28 फरवरी तक 3 नए कानूनों को लागू किया जाना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार को 3 नए कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य प्रदान किया है, जिसके तहत जिलों में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। नए कानून लागू होने के बाद किसी भी अपराध में पीड़ित का अधिकार व सुविधाएं और अपराध व अपराधियों के खिलाफ पुलिस की शक्तियां बढ़ जाएंगी। नए कानून से न्याय प्रणाली सुदृढ़ बनेगी और लोगों को त्वरित न्याय भी मिलेगा। 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए सभी प्रकार के संसाधन हरियाणा पुलिस के पास उपलब्ध हैं और भविष्य में आवश्यकता अनुसार अधिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। नए कानून में केस दर्ज करने में, मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने, कोर्ट में सुनवाई और फैसले की अवधि तय होने से पीड़ितों को पहले की अपेक्षा जल्द न्याय भी मिलेगा। तो वहीं हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 100% लागू करने वाला देश का पहला शहर बन चुका है। 3 नए कानूनों के तहत बात करें तो नागरिकों को अब किसी भी पुलिस थाने में 0 FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उस थाने का अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। वहीं नए कानूनों के तहत बात करें तो यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय अब वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। वहीं तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। साथ ही अपराध में शामिल होने पर जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी भी अब अनिवार्य कर दी गई है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा है कि हरियाणा में HMPV से संक्रमण का कोई केस नहीं है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए PGI ने लोगों से बचाव के मानकों का पालन करने की अपील की है। PGI के डीन रिसर्च और इंटरनल मेडिसिन के हेड प्रोफेसर संजय जैन का कहना है कि यह स्वास्थ्य संबंधी वायरस है जो कि ठंड के दौरान फैलता है। इसमें अक्सर इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण, खांसी, बुखार और गले में खराश होती है। ये सभी आयु वर्ग को प्रभावित करता है, लेकिन विशेष रूप से छोटे बच्चों और बुजुर्गों में इस संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। उन्होंने लोगों से डरने की बजाय एहतियात बरतने की सलाह दी है और बताया है कि PGI में इन्फ्लुएंजा जैसे मामलों में अभी तक कोई वृद्धि सामने नहीं आई है, लेकिन बचाव के तौर पर उन्होंने लोगों को भीड़ वाली जगहों से दूर रहने, हाथ धोने और मास्क पहनने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस तरह के संक्रमण के प्रबंधन के लिए PGI में सभी चिकित्सा और सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। HMPV इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। इसकी पहली बार पहचान साल 2001 में हो चुकी है। वहीं कुछ स्टडीज में दावा किया गया है कि यह वायरस पिछले 6 दशकों से दुनिया में मौजूद है। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण आम फ्लू से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन दोनों में अंतर बता पाना मुश्किल है। सामान्य मामलों में इस वायरस का असर 3 से 5 दिन तक रहता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मंगलवार सुबह एवलांच आया। इससे पहले इस इलाके में 2 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग के अलावा कई जिलों में बर्फबारी हुई है। इससे मुगल रोड, श्रीनगर लेह रोड, सेमथान किश्तवाड़ रोड और गुरेज हाईवेज बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ 2 से 3 दिन तक बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। उधर हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के बाकी राज्यों में तेज सर्दी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, जम्मू, उत्तर प्रदेश और बिहार
बिहार के कुछ जिलों में विजिबिलिटी घटकर 0 पहुंच गई है। इससे कई फ्लाइट्स लेट हुई हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड के चलते पिछले 48 घंटों के दौरान 25 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 10 की जान गई है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया समेत 20 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी अगले 3 दिन सर्द हवा का असर रहेगा। प्रदेश के 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। 20 जिलों में स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में उत्तरी हवा के असर से शीतलहर यानी कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। आज उत्तर भारत के राज्यों में कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी होगी, तो वहीं कल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार में घना कोहरा छाया रहने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा पर्यटन निगम के प्रधान सचिव कला रामचंद्रन ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश अपने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को सहेजे है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की पावन धरा पर लगने वाला सूरजकुंड मेला हमारी सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। गौरतलब है कि फरीदाबाद जिला में स्थित सूरजकुंड परिसर में आगामी 7 फरवरी से 23 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले के आयोजन की जिम्मेवारी प्रभावी रूप से निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में उड़ीसा व मध्य प्रदेश थीम स्टेट हैं और बिम्स्टेक यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका व थाईलैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन मेले का कल्चरल पार्टनर है। साथ ही दिल्ली मेट्रो टिकटिंग पार्टनर रहेगा। उन्होंने बताया कि सूरजकुंड मेला पूर्ण रूप से डिजिटलाइज्ड रहेगा और मेले से जुड़े हर पहलू की जानकारी सूरजकुंडमेला.co.in पर उपलब्ध रहेगी। 7 से 23 फरवरी के बीच मेले के दौरान जहां हरियाणवी संस्कृति का संप्रेषण अन्य राज्यों व बिम्स्टेक देशों तक पहुंचेगा, तो वहीं वहां की संस्कृति से भी रूबरू होने का अवसर हरियाणा वासियों को मिलने वाला है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। तारीखों की घोषणा के दिन से रिजल्ट तक दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया 33 दिन में पूरी होने वाली है। 2015 और 2020 के मुकाबले इस बार चुनाव और रिजल्ट की घोषणा 1 हफ्ते पहले हो रही है। 1.5 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार सिर्फ 10 मिनट दिल्ली चुनाव पर बोले, तो वहीं 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक उन्होंने ईवीएम, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और खास वर्ग के वोटर्स का नाम हटाने जैसे विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना गलत ट्रेंड है। इससे युवा वोटर्स पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को खारिज कर चुका है। तो दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल की बात करें तो 23 फरवरी को समाप्त होने जा रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने जा रहे हैं। साल 2020 में आम आदमी पार्टी यानी आप को 53.57% वोट के साथ 62 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 8 सीटों सहित कुल मिलाकर 38.51% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे, लेकिन पार्टी अपना खाता खोलने में नाकाम रही थी। साल 2015 के चुनाव में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। सेंसेक्स 234 अंक की तेजी के साथ 78,199 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 91 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 23,707 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 32 में तेजी और 18 में गिरावट रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। एनएससी सेक्टोरल इंडेक्स में ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा यानी 1.64% की तेजी दिखाई दी। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टूब्रो और टाटा मोटर्स ने बाजार को ऊपर खींचने का काम किया, जबकि जोमेटो, TCS और HCL टेक ने सेंसेक्स को नीचे खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 35 रुपए गिरकर 77,126 रुपए पर पहुंच गया, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 322 रुपए बढ़कर 89,474 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 72,300 रुपए और 10 ग्राम की 24 कैरेट सोने की कीमत 78,860 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWP हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।